वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड, इकोनॉमिक्स, पेपर फर्स्ट की क्लास में आज हम ले रहे हैं व्यापार चक्रों के नियंत्रण के उपाय, मेजर्स टू कंट्रोल ट्रेड साइकिल्स। व्यापार चक्रों के जो दुष्प्रभाव हैं वे उनके अच्छे प्रभावों की अपेक्षा कहीं भयावह होते हैं। अतः आर्थिक क्रियाओं में अत्यधिक उतार चढ़ावों को रोकने के लिए तथा समाज को इन भारी उच्चावचनों के पड़ने वाले दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार के द्वारा व्यापार चक्रों के नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं। इन उपायों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्रतिबंधात्मक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स, और दूसरा है निवारणात्मक उपाय, करेक्टिव मेजर्स। तो पहले हम लेते हैं प्रतिबंधात्मक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स। इन उपायों के अंतर्गत वे उपाय आते हैं जो व्यापार चक्रों को जन्म देने वाले कारणों को दूर करने का प्रयास करते हैं। और इन उपायों में सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृतिक निर्भरता में कमी। जो देश कृषि प्रधान होते हैं उनमें कृषि की प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता होने से जब प्राकृतिक प्रकोप आते हैं जैसे कि अकाल, बाढ़, अतिवृष्टि, पौधों की बीमारियां आदि, तो इन स्थितियों में कृषि मूल्यों में उतार चढ़ाव होते हैं। अतः कृषि की प्रकृति पर निर्भरता को हम अगर कम कर दें, कोशिश करें कि इस निर्भरता को अधिक से अधिक कम किया जाए और इसके लिए सिंचाई साधनों का विकास किया जा सकता है, पौध संरक्षण जो है कार्यक्रम अपनाए जाते हैं और कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो इन उपायों को अपनाकर प्राकृतिक निर्भरता में कमी का रास्ता हम निकाल सकते हैं और व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने की दिशा में हम अपना कदम बढ़ा सकते हैं। दूसरा उपाय जो है वह है आयात निर्यात द्वारा मांग और पूर्ति में संतुलन। व्यापार चक्रों का जो प्रादुर्भाव होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि मांग और पूर्ति में अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। अतः इसमें असंतुलन को दूर करने के लिए या मांग और पूर्ति में संतुलन लाने के लिए मांग अधिक होने पर आयातों में वृद्धि की जा सकती है और अगर मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाए तो निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है और इस तरह से मांग और पूर्ति में परिवर्तन करके हम जो ट्रेड साइकिल्स हैं उनमें कमी लाने का प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट है मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों में सामंजस्य। सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति को भी अपनाया जाता है और राजकोषीय नीति को भी अपनाया जाता है। तो इन दोनों नीतियों में आपस में समन्वय स्थापित करके अर्थव्यवस्था में विभिन्न उपायों को अपनाया जा सकता है ताकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के बिंदु पर मांग और पूर्ति की शक्तियों में साम्य स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन व उपभोग में सामंजस्य। जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं आय में वृद्धि के बावजूद उपभोग की क्षमता नहीं बढ़ती या उपभोग की क्षमता उत्पादन की क्षमता के मुकाबले अधिक हो जाए तो दोनों ही परिस्थितियों में व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। अतः उत्पादन एवं उपभोग के अंतराल को पाटने के लिए और उनमें संतुलन बनाए रखने के लिए राजकोषीय नीति का जो है सहारा लिया जा सकता है। नेक्स्ट है सट्टेबाजी पर नियंत्रण। सट्टेबाजी के सौदे आर्थिक क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न करते हैं और आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ावों को जन्म देते हैं। अतः सरकार के द्वारा सट्टेबाजी की क्रियाओं पर पूर्णतया नियंत्रण लगाया जा सकता है या उन पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था
की जा सकती हैं। तो इन उपायों को हम प्रतिबंधात्मक उपाय के अंतर्गत शामिल करते हैं और इनके द्वारा कोशिश की जाती है कि ट्रेड साइकिल्स पर, व्यापार चक्रों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अब दूसरा प्रकार के जो उपाय हैं वे हैं निवारणात्मक उपाय, जिनको हम करेक्टिव मेजर्स कहते हैं। जब प्रतिबंधात्मक उपाय जाते हैं और उनकी सतर्क क्रियाशीलता के बावजूद भी व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था को संकट में डाल देते हैं, तो व्यापार चक्रों के समापन के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए हम निवारणात्मक उपाय अपनाते हैं, जिनको हम विभिन्न अलग अलग बिंदुओं के रूप में रख सकते हैं। इनमें सबसे पहले उपाय हम लेते हैं मौद्रिक नीति उपाय या मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौद्रिक नीति का अभिप्राय अर्थव्यवस्था में वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा एवं साख की मात्रा में विस्तार या संकुचन करने की नीति से है। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण और मुद्रा निर्गमन संबंधी कार्यों का समावेश होता है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति व्याप्त होती है तो उससे निजात पाने के लिए केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति को अपनाता है, जिसके अंतर्गत ब्याज दरों को नीचे रखा जाता है और ब्याज दर के नीचे होने से अर्थव्यवस्था में विनियोगों को प्रोत्साहन मिलता है और उस मंदी की स्थिति से अर्थव्यवस्था को मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है और उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में महंगी साख नीति का सहारा लिया जाता है, जिसके अंतर्गत ऋण महंगे हो जाते हैं, यानी कि ब्याज दर अधिक हो जाती है और ऋण महंगे होने के कारण अर्थव्यवस्था में ऋणों की जो लेने की प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है और अर्थव्यवस्था पर की जो तेजी की स्थिति है उस पर अंकुश लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मौद्रिक उपायों के अंतर्गत मुद्रा एवं साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन इसके भी अंतर्गत विभिन्न तरह के उपाय हैं जो मौद्रिक अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। उनमें सबसे पहला है बैंक दर नीति, बैंक रेट पॉलिसी। अब सबसे पहली बात कि बैंक दर है क्या। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है या उनकी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों की कटौती करता है। जब अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है और बैंक दर को बढ़ाने से ऋण महंगे हो जाते हैं और अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति कंट्रोल में आती है। और जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है और अर्थव्यवस्था को उससे मुक्ति दिलाने की ज़रूरत होती है तो बैंक दर को घटा दिया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में साख विस्तार होता है और विनियोगों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है और इस तरह से बैंक दर में कमी एवं वृद्धि करके हम ट्रेड साइकिल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा उपाय है खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। खुले बाजार की क्रियाओं में केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का कार्य करता है। जब मंदी काल होता है तो केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है और जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है तो लोगों के हाथों में पैसा आता है और केंद्रीय बैंक के पास प्रतिभूति आ जाती है। लोगों के हाथों में पैसा आने पर डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने से अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति आने लगती है, क्योंकि विनियोगों को प्रोत्साहन मिलने लगता है। जबकि अगर अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है तो उसे कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचता है, जिससे कि मुद्रा एवं साख का संकोचन होता है। तीसरा उपाय है इसके अंतर्गत कोषानुपात परिवर्तन, चेंज इन रिजर्व एंड लिक्विड रेशियो। अब कोषानुपात में भी बैंक जो व्यापारिक बैंक है वे अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा रखते हैं और एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास भी नगद या तरल रूप में रखते हैं। तो जब मंदी काल होता है, मंदी की स्थिति को कंट्रोल करना होता है, तो ये अनुपात जो है वो घटा दिए जाते हैं, यानी कि अब बैंकों को कैश कम रखना पड़ेगा, उनको केंद्रीय बैंक के पास कम जमा कराना पड़ेगा और जिसके कारण से उनके पास ज़्यादा
साधन रहेंगे तो वो ज़्यादा उधार दे पाएंगे, जबकि तेजी काल में इन कोषानुपातों में वृद्धि कर दी जाती है। नेक्स्ट, चयनित साख नियंत्रण, चयनित यानी कि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अभी जो हमने ऊपर के 3 पॉइंट्स पढ़े उनमें साख की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत साख के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए साख का नियंत्रण किया जाता है। इसमें साख का राशनिंग किया जा सकता है, जिससे किसी विशेष उपयोग में साख की अधिकतम मात्रा पर नियंत्रण हो सकता है। इसके अलावा मार्जिन निर्धारण का उपाय भी अपनाया जा सकता है कि जब किसी वस्तु के संग्रह के पीछे जो है ऋणों की मात्रा, मार्जिन अगर घटा दी जाती है तो ऋणों की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर मार्जिन बढ़ा दी जाती है तो ऋणों की मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट, उपभोक्ता साख नियंत्रण, कंज्यूमर्स क्रेडिट कंट्रोल। जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति छाई रहती है तो अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए उपभोक्ता साख में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है, जबकि अर्थव्यवस्था में अगर तेजी की स्थिति है और उसे कंट्रोल करना है तो अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता साख पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है, ताकि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में सहायता मिल सके और उस तेजी की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट, नैतिक अनुनय, मॉरल सुएशन। अब मंदी काल में केंद्रीय बैंक जो है वो विभिन्न बैंकों को साख विस्तार के लिए प्रेरित भी कर सकता है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय बैंक जो होता है वो व्यापारिक बैंकों के एक बड़े भाई की तरह होता है, जो उनको जो है सही दिशा निर्देश देके विभिन्न प्रकार से एक बड़े भाई जैसे छोटे भाई को समझाता है, वैसे ही वो विभिन्न बैंकों को समझाकर अपनी नीतियों को कार्यान्वित कर सकता है। यानी कि अगर मंदी काल है तो वो साख विस्तार के लिए उनको प्रेरित कर सकता है, और तेजी की स्थिति है तो वो साख संकोचन के लिए विभिन्न बैंकों को प्रेरित कर सकता है, और इस तरह से नैतिक दबाव डालकर वह अपनी नीतियों को मनवाने का प्रयास करता है। और लास्ट पॉइंट है इसमें प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। चूँकि देश का केंद्रीय बैंक शीर्ष बैंक होता है और इसीलिए व्यापारिक बैंकों पर उसका काफ़ी प्रभाव होता है, तो पहले तो नैतिक अनुनय के अंतर्गत वो उनको समझाने बुझाने का कार्य करता है, लेकिन जब बैंक उसके आदेशों की अवहेलना करते हैं तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक उन बैंकों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही कर सकता है। अतः मंदी अथवा तेजी काल में वांछित साख नीति का क्रियान्वयन कराने में केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष आदेश भी दे सकता है। तो ये विभिन्न मौद्रिक उपाय हैं जो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए अपनाए जा सकते हैं। दूसरे उपाय इसके अंतर्गत हैं राजकोषीय उपाय, फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स भी जो हैं वो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। राजकोषीय नीति वह नीति है जो सरकार के करारोपण, व्यय और सार्वजनिक ऋणों की से संबंधित है, जो राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए कार्यान्वित की जाती हैं। इसके अंतर्गत भी विभिन्न उपाय आते हैं, जिनमें सबसे पहला उपाय है करारोपण नीति यानी कि टैक्स पॉलिसी। अब अगर अर्थव्यवस्था में सपोज मंदी की स्थिति है तो मांग बढ़ाने के लिए सरकार करों में छूट दे सकती है या कुछ करों को समाप्त कर सकती है, जिससे कि लोगों के पास खर्च योग्य आय में वृद्धि हो जाएगी, और खर्च योग्य आय में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था में विनियोग बढ़ेगा। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है तो सरकार करों की मात्रा में वृद्धि कर सकती है, करों की दरों में वृद्धि कर सकती है, और इस तरह से लोगों की खर्च योग्य जो आय है वो कम हो जाएगी, उनकी क्रय शक्ति में कमी हो जाएगी और विनियोग हतोत्साहित होंगे। तो करारोपण नीति के द्वारा वह इस तरह से ट्रेड साइकिल्स को नियंत्रित करने का कार्य कर सकती है। दूसरी नीति है सार्वजनिक व्यय नीति, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी।
सरकार अपनी व्यय नीति से बाजार में मांग में परिवर्तन कर सकती है। अगर मंदी काल है तो उससे निपटने के लिए सरकार घाटे का बजट बना सकती है और अधिकाधिक व्यय करके अर्थव्यवस्था में वह जो है जान फूंक सकती है, या हम कहें कि विनियोगों को बढ़ा सकती है। लेकिन अगर तेजी की स्थिति है तो सरकार आय से खर्च कम करेगी ताकि उपभोग और विनियोग कम हो सके, और सरकार इस तरह से करेगी तो बाजार में बढ़ते मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित होगा। फिर नेक्स्ट है सार्वजनिक ऋण नीति, पब्लिक डेट पॉलिसी। सार्वजनिक ऋण नीति के अंतर्गत सरकार ऋणों में वृद्धि करके मुद्रा स्फीति को कम कर सकती है, और मंदी काल में मांग बढ़ाने के लिए सरकार लोगों से लिए हुए ऋणों का पुनर्भुगतान कर सकती है। ऋणों पर जो ऋण लिए गए हैं उन पर ब्याज का भुगतान कर सकती है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में लोगों के पास जो है इनकम होगी, उनके पास पैसे आएंगे और वो मांग बढ़ाएंगे और अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति से निकल सकती है। तो ये विभिन्न उपाय थे, राजकोषीय उपाय, जिनको हम फिजिकल मेजर्स के अंतर्गत लेते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें भौतिक नियंत्रण, फिजिकल कंट्रोल। इसके अंतर्गत वे उपाय आते हैं जिनसे मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति है या तेजी की स्थिति है तो आवश्यक वस्तुओं के वितरण में राशनिंग की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। बढ़ते हुए मूल्यों पर अंकुश के लिए कीमत नियंत्रण की नीति अपनाई जा सकती है। उपयुक्त आय, मजदूरी एवं लाभ नीति का अनुसरण भी किया जा सकता है। कीमत समर्थन नीति का उपाय भी अपनाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत कीमतों के एक निश्चित स्तर से नीचे गिरने पर सरकार जो है उन वस्तुओं को खरीद सकती है, या उनसे होने वाली जो उन क्षति है उसकी पूर्ति का दायित्व सरकार अपने ऊपर ले सकती है। तो इस तरह से भौतिक उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है अन्य उपाय, अदर मेजर्स। अब व्यापार चक्रों के नियंत्रण के लिए कुछ अन्य उपाय भी हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों का नियंत्रण और आर्थिक नियोजन की व्यवस्था का सहारा लिया जा सकता है। लोगों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उनमें जो है चेंजेस लाने की कोशिश की जा सकती है कि मंदी के समय में उनको उनके मन में भविष्य के प्रति उज्जवल जो है उनको उज्जवल दिशा उनको दिखाई जाए कि भविष्य जो है वो इतना अंधकारमय नहीं है। इस तरह से उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रोत्साहित किया जा सकता है, उनके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है, जबकि तेजी काल में अत्यधिक ऊंची आशाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी तरह से सरकार द्वारा तेजी और मंदी से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में ही स्व संचालित स्थिरीकरण तत्वों का निर्माण किया जा सकता है, जिसके लिए आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया को जो है उपयुक्त माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न उपायों को अपनाकर सरकार अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।